हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे घटनासार वार्षिकी 2024 की, जो आपके बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2024 साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही यूजफुल मैगजीन है। और अभी ये लेटेस्ट मार्केट में आई थी, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर 5 नवंबर 2024 तक का सारा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। और जिसमें मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे आपको आई दृष्टि की पीडीएफ मिलेगी, कैसे आप उसकी क्लासेस को कर सकते हो और किस तरीके से हम लोग घटनासार को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जून से पहले का ऑलरेडी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, जनवरी से जून का, वो भी विद हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ पे आप जुलाई से नवंबर तक का जो अपडेटेड सेक्शन है उसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इनके सितंबर तक के पूरे टॉपिक दृष्टि आईएएस मतलब आई दृष्टि मैगजीन में मिल रहे हैं, जो आगे पीछे हैं, लेकिन मिल सारे टॉपिक रहे हैं। लेकिन फिर भी जुलाई से लेकर नवंबर तक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने अंडरलाइन करते हुए सारी मेन पॉइंट को कवर करते हुए मैंने कल क्लास कराई थी, जिसमें हम लोगों ने कल इस तरीके से नेशनल करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंटरनेशनल और उसके आगे इकोनॉमी और यूपी। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको 2 क्लासेस में कंप्लीट कर दूं। ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो यहां पर आप देखोगे कि हम लोग शुरू करेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, और इसी में हम लोग इकोनॉमी को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हैं सारे। जैसे अगर आप देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। आपको पता है यूएसए जैसा, जो कि सबसे पहला लोकतांत्रिक देश है, सबसे पहला संवैधानिक देश भी है, बड़ा नहीं है क्योंकि बड़ा तो भारत है, लेकिन फिर भी वहां से लोकतंत्र और संविधान की परिभाषा शुरू होती है। साथ ही साथ यूएसए एक वर्ल्ड पावर है, और वहां पे राष्ट्रपति का इलेक्शन सारी डायरेक्शन तय करता है दुनिया की। जो बाइडेन की नीतियां अलग थी, बराक ओबामा की नीतियां अलग थी, और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अलग रही हैं। तो इसीलिए उनके इलेक्शन को लेकर कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। ये तो सबको पता है, और एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना, लेकिन क्रम पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने। 47 नंबर के बने हैं। 5 नवंबर 2024 को जो अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से कैंडिडेट थे डोनाल्ड जे ट्रंप। कौन सी पार्टी से थे? क्योंकि वहां पे 2 ही पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहां पे बहुदलीय व्यवस्था है ही नहीं, केवल 2 दल पाए जाते हैं। तो आपसे संबंधित पूछा जा सकता है कि भाई दूसरी पार्टी कौन सी है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है और रिपब्लिकन पार्टी। ये कौन सी पार्टी से कैंडिडेट थे? रिपब्लिकन पार्टी से डेमोक्रेटिक मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पार्टी कैंडिडेट थे, और वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने किसको हराया? तो डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगर देखा जाए तो ये भारतीय मूल की हैं। पहले ये जो बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति के पद पर थी, और अब यहां पर ये हार चुकी हैं राष्ट्रपति के चुनाव को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी हमें वहां की पूरी आंकड़े वगैरह जानने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन एक और चीज याद रखना कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के साथ संसद के दोनों सदनों, यानी कि एक सीनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीनेट की जो सदस्य संख्या होती है वो प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें मिलती हैं। वर्तमान में 50 राज्य हैं तो 100 सीटें हैं। तो एक साथ वहां पे जो मतदाता वो 3 प्रकार के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कह सकते हो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला थीम होता है। उसी समय आपने राष्ट्रपति का भी इलेक्शन किया, उसी समय आपने विधान मतलब सीनेट का भी कर लिया, और उसी समय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जैसे भारत में लोकसभा है। तो एक साथ चुनाव किएगा, और इन दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, यानी सीनेट में भी पूर्ण बहुमत है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी है, और खुद भी वो राष्ट्रपति बन गए। तो देखा जाए कि सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राष्ट्रपति तीनों ही पद पे आपका डेमोक्रेटिक पार्टी की जगह रिपब्लिकन पार्टी का अब कब्जा हो गया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक बार राष्ट्रपति बन चुके। 9 नवंबर 2016 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी हेनरी क्लिंटन को पराजित किया था उस समय। तो इस बार कमला हैरिस को पराजित किया, पिछली बार हेनरी क्लिंटन को पराजित किया था। 45 नंबर पे बने थे। हालांकि 46 नंबर पे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे। तो ये 2-3 पार्टियां या 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ अगर इसमें और देखोगे कि अब तक के सर्वाधिक आयु वाले, यानी कि 78 ईयर्स के, इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने वो कम एज के थे, लेकिन ये मैक्सिमम एज 78 साल के उपराष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण करेंगे। 20 जनवरी वहां का कार्यकाल में फिक्स होता है। वहां हर साल जब भी चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव भले नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, लेकिन 20 जनवरी को ही वो क्या करते हैं, वहां पे शपथ ग्रहण करते हैं। और उपराष्ट्रपति के पद के लिए उन्होंने जेडी वेंस को चुना है। और वेंस की पत्नी ऊषा भारतीय मूल की है, और उनका पैतृक घर आंध्र प्रदेश का है। कहने का मतलब हो गया कि जो वेंस की पत्नी ऊषा है वो भारतीय मूल की थी, लेकिन पहले से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि अमेरिका में रह रहे हैं। तो उन्हीं के हस्बैंड को, पति को, जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। ध्यान देना कि इस बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 6 भारतीय मूल ऐसे हैं जो सांसद चुने गए रिपब्लिकन पार्टी के तौर पे। एमी बोरा
राजा कृष्ण मूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार और सुहास सुब्रमण्यम। तो ये एक बार को लिस्ट ना भी याद रहे आपको, लेकिन जो बेसिक पार्टियां मैंने बता दी, जो क्रम बता दिया, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बात आपको और बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहां पे यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ चार्जेस लगे हुए थे, जिसकी पूरी जांच की जा रही थी, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को विक्टिम भी पाया गया है। तो ये पहली बार होगा अमेरिकन राष्ट्रपति के इतिहास में कि किसी राष्ट्रपति को सजा भी सुनाने का प्रावधान होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। अच्छा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, हो सकता है थोड़ा छोटा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये मैगजीन में थोड़ा छोटा लिखा होता है। यहां देखते हैं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। ब्रिक्स क्या है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये कंट्री के नेम है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जिसके रूस के कजान में, रूस में एक शहर है कजान, वहां पे 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 के बीच में 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नंबर याद रखना आपको कि ये 16वां था, इस बार 16 नंबर पे, और रूस के कजान में आयोजित हुआ। इट मींस कि रूस में आयोजित हुआ शिखर सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। और यहाँ पे बाकी और देशों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शामिल हुए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल हुए, और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन भी शामिल हुए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो आपने 5 देश बताए हैं, बाकी ये कौन कौन देश आ गए? तो आपको बताऊं कि ब्रिक्स की सदस्यता बढ़ चुकी है। टोटल यहाँ पे 6 मेंबर्स और आए थे, लेकिन अर्जेंटीना ने अपना जो है कि नॉमिनेशन वापस ले लिया, और अब टोटल 5 और मेंबर ऐड हो चुके हैं, जिनके टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं ब्रिक्स के भी। अगर इस बार की हम थीम की बात करें 16वें संस्करण की, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। यानी कि अगर हम एक पीसफुल सोसाइटी को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो हमें बहुपक्षवाद पे सुदृढ़ करना होगा। केवल द्विपक्षीय व्यापार नहीं होना चाहिए, बहुपक्षवाद के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसके पूरे 9 देशों को देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखोगे कि रूस हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका को भी देख लीजिए, और ब्राजील को। ये 5 देश इसके पहले से। तो जो 4 देश जुड़ चुके हैं इनको आपको देखना है, जिसमें आप देखोगे ईरान शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है, और इथोपिया शामिल हुआ है। ये टोटल 4 और देश आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे सऊदी अरब हो गया, और यूएई हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया। तो ये टोटल 5 देश है, 4 नहीं है, 5 देश है। यहाँ पे केवल 9 देश लिखे, ये गलत है, क्योंकि जो मैंने शुरू में बताया ना आपको कि 11वें देश के रूप में अर्जेंटीना थे, जिसने अपनी सदस्यता को वापस ले लिया, मतलब यहाँ पे नॉमिनेशन को वापस कर लिया। तो ये 9 सदस्य नहीं है दोस्तों, अब वर्तमान में 10 सदस्य हैं। 10 में मैंने आपको बता दिया रूस, चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। ये 5 पुराने मेंबर हैं। बाकी जो 5 नए ऐड हुए हैं, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र, इथोपिया, इन सभी के माध्यम से अब जो है कि टोटल सदस्य संख्या इसकी 10 हो चुकी है। और साथ ही साथ नए सदस्यों के प्रवेश के बाद अब से ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? क्योंकि अभी तक जो ब्रिक्स नाम था वो तो इन देशों के प्रमुख लेटर के नाम से था, अब 10 को तो ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इन शॉर्ट सीधे ब्रिक्स प्लस कर दिया गया, ठीक है। भागीदार कुल कितने देश थे? 13, यानी इसमें कौन कौन और भी नए देशों ने पार्टिसिपेट किया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आगे देख लीजिए, अगला जो 17 नंबर का होने वाला है 2025 में होगा, और ब्राजील को दी गई है ब्रिक्स की अध्यक्षता, जहां पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए ब्राजील को पूर्ण समर्थन दिया गया, और ये 17वां वहां पे होगा 2025 में। अब आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि 2023 का जो हुआ था दोस्तों, वो कहां पे हुआ था और किस देश में हुआ था। अब इसी तरीके से हम आगे की रिपोर्ट को देखते हैं। देखो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमने उसी को केवल उठाया है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसमें अक्टूबर का, सितंबर का, अगस्त का, जुलाई का सारा डेटा कवर किया गया, नवंबर का भी। यहां पर आप देखोगे कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 को 23 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया। इसमें दुनिया के 142 देशों को शामिल किया जाता है, जहां पर डेनमार्क इस बार शीर्ष स्थान पर है, और वहीं वेनेजुएला सबसे अंतिम स्थान 142वें नंबर पे है। भारत की अगर हम रैंकिंग की बात करें, यहाँ पे तो 79 स्थान दिया गया है, यानी भारत का भी ठीक ठाक प्रदर्शन है, लेकिन बहुत ही संतुष्ट वाला नहीं है। और इनकी जो रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के शासन के तहत कौन कौन से देश ऐसे हैं जो संवैधानिक तरीके से कानून के अनुसार नियम को चला रहे हैं, अपने देशों को चला रहे हैं, कोई मनमानापन नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो बेस बनाया जाता है, इस सूचकांक को सरकारी शक्तियों पे कितना प्रतिबंध लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति क्या है, और खुली सरकार है कि नहीं। खुली सरकार का मतलब आप
की जो जनता है वो किसी भी सरकार की आलोचना कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। बहुत सारी चीजें हैं। वर्तमान में आप भाजपा सरकार को देखोगे तो कुछ लोग इनकी आलोचना भी करते हैं, कुछ आलोचना एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, तो बहुत सारे उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। छिपा किसी से कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार यहाँ पे देख सकते हो, व्यवस्था और सुरक्षा कैसी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर, नियामक प्रवर्तन, जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जैसे बहुत बार आरोप लगा कि ईडी सीबीआई ने जो है कि मिसयूज किया गया है इन एजेंसियों का, सरकारों के द्वारा जबरदस्ती कई लोगों को गिरफ्तार किया गया बिना किसी सबूत के। बहुत सारे ऐसे चीजें, नागरिकों को न्याय कैसे मिल रहा है, आपराधिक न्याय क्या हो रहा है, इन सभी के बेस पे तय किया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब सोचो ऐसे में डेनमार्क शीर्ष पर है, यानी वो बेहतर कर रहा है, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, तो हमें तो टॉप 5 में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी रैंकिंग कहां जाके गिरी, 79 पे। इसका मतलब भारत में अभी भी भ्रष्टाचार मौजूद है, नियामक प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, खुलकर जो है कि सरकार की आलोचना नहीं हो पा रही है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। चलो यहां पर देख लिया आपने। अब यहां पे आ जाओ एससीओ की मीटिंग। एससीओ की मीटिंग इस बार कुछ खास नहीं रही, क्योंकि ये पाकिस्तान में आयोजित हुई थी। बहुत बार प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई भारत की तरफ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे मोदी जी, तो इसको भी लेके मीडिया ने जो है कि तमाम बातें रखी। संघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक जो है कि हुई यहाँ पे। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद होती है 23वीं बैठक 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस परिषद में भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ बेलारूस को एक नए सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। अगर मैं आपको बता दूं तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी जो तान वाले मध्य एशिया के जो 4 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 देश ये हो गए। रसिया और चाइना को ले लो, 6 देश हो गए। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे, 8 देश। ईरान भी एक नया देश शामिल हुआ, लेकिन अभी हाल ही में बेलारूस भी इसमें शामिल हो गया, तो इसके पास भी 10 सदस्य हो चुके हैं एससीओ के अंतर्गत भी। इन सभी के लोग शामिल हुए। हालांकि इसमें अगर हम देखें कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए थे, विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस्लामाबाद दौरा केवल बहुपक्षीय एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए था, न कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बात करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां पे पहले से ही प्रोटोकॉल के तहत ये तय कर दिया जाता है कि भारत अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेगा, एक अलग से प्राइवेट रूम में बैठ के। लेकिन भारत की पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए भारत ने केवल बहुपक्षवाद को समर्थन करते हुए एससीओ की मीटिंग को पार्टिसिपेट किया। लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता नहीं की गई पाकिस्तान से। हम बस अपना काम किया और चले आए। और आगे अगर आप देखोगे कि एससीओ की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 22वीं संघाई सहयोग संगठन ने जो 22वीं बैठक हुई थी उसकी मेजबानी किर्गिस्तान में की गई थी 2023 में, ठीक है, और 2024 का ये हो ही गया है। अब आगे चलते हैं, और इसकी पीडीएफ आज आपको मैं 5 बजे तक या 5:30 बजे तक टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप ग्लैंस एकेडमी ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल सर्च कर सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 14,000 से अधिक फैमिली है, उसी को आपको ज्वाइन करना है। यहां पर देखते हैं भारत और आसियान के मध्य 21वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ 44वें 45वें आसियान शिखर सम्मेलन, जिसका विषय था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। ये जो मीटिंग्स होती है ना, ये एक साथ होती है। जब भारत आसियान का 21वां शिखर सम्मेलन का मतलब हो गया कि भारत आसियान के बीच में हम एक तो इस पे बात करेंगे, साथ ही साथ 45वें 44वें जो केवल आसियान देशों के होते हैं, तो वहां पे भारत को इनवाइट किया जाता है गेस्ट कंट्री के रूप में, और साथ ही साथ 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत पार्टिसिपेट करता है। तो ये तीनों सम्मेलन एक साथ ही होते हैं और एक ही लोकेशन पे होते हैं। जैसे लाओस में इस बार हुआ तो लाओस में होंगे, पिछली बार इंडोनेशिया में थे तो सारी जो सम्मेलन थे वो इंडोनेशिया में ही आयोजित किए गए। तो यहाँ पे आपको क्रम याद होना चाहिए कि 19वें नंबर पे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था, साथ ही साथ 21वें नंबर पे भारत आसियान का जो एक शिखर सम्मेलन था, 44वें 45वें नंबर पे आसियान का आपस के जो देश हैं 10-11 देश, उनके साथ शिखर सम्मेलन था। अभी आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि आसियान का एक नया देश इसमें मेंबर ऐड हो गया 11वें नंबर पे, अगर आप देखोगे तो, जिसका नाम आता है तिमोर लेस्ते। क्या आता है नाम? तिमोर लेस्ते। इसकी राजधानी दोस्तों होती है दिल्ली। क्या होती है? दिल्ली। और ये कहां पे मिलेगा? इंडोनेशिया का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा ना, प्रशांत महासागर में पूर्वी तरफ का, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर आप देखोगे अराफुरा सी या तिमोर सी, वहां पे आपको ईस्ट तिमोर देखने को मिलेगा।
यानी कि तिमोर लिस्ते वहां पे देखने को मिल जाएगा, उसकी राजधानी वगैरह वहां पे मिलेगी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इनमें मेन मेन चीजों पे बात हुई। तो देखिए भारत और आसियान की शिखर बैठक में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग को लेकर, रोबोटिक्स को लेकर, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर और 6G तकनीक को लेकर सहयोग करने पर सहमति हुई है। तो ये मेन मेन चीजें हैं। अगर आप एक नजर देखो तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड, चाहे वो एआई हो, ब्लॉकचेन हो, आईओटी हो, रोबोटिक्स हो, कंप्यूटिंग हो या 6G तकनीक, इन सभी पे भारत और आसियान मिलकर आपस में सहयोग को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ भारत ने आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अपनी विशेषज्ञता आसियान देशों के साथ साझा की। यह बताया कि किस प्रकार से भारत ने इतनी बड़ी आबादी का आधार कार्ड बनाने के साथ साथ सभी का डाटा भी स्टोर किया है और सभी लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया कि आधार को यूपीआई से कनेक्ट करके यूपीआई के माध्यम से आप डिजिटल लेन देन कर सकते हो, जो एक प्रूफ के रूप में भी रहेगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। और इन चीजों को लेकर एक पब्लिक लेवल पर बुनियादी ढांचा तैयार किया और इसकी जो भी हमारे पास स्पेशलाइजेशन है वो हमने आसियान देशों के साथ साझा किया कि कैसे आप लोग भी इसके लिए अपने यहां व्यवस्था कर सकते हो। पिछले 10 वर्षों में भारत और आसियान का व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आधिकारिक तौर पे आसियान के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया। अब यहाँ पे ये बात बनती है कि प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है। तो देखा जाए कि जो भारत के यूपीआई और सिंगापुर की पेनाउ प्रणाली के बीच वास्तविक समय सीमा में सीमा पार लेन देन में सक्षम बनाता है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत क्या होता है कि कई सारे देश क्या होते हैं आपस में एक दूसरे देशों के साथ समझौता करके सीमा पार लेन देन को सक्षम बनाते हैं रियल टाइम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं कि भारत की आरबीआई ने जो यूपीआई है, जो एनपीसीआई के द्वारा संचालित होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो यूपीआई संचालित होता है, इन्होंने सिंगापुर की पेनाउ प्रणाली से जो है कि हमने रियल टाइम में लेन देन के लिए एग्रीमेंट कर लिया। तो सिंगापुर में बैठा अगर कोई भी आपका फैमिली मेंबर है तो आप अभी अगर उसे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करोगे तो आपके रिलेटिव्स के पास अभी तुरंत के तुरंत यूपीआई से सारा पेमेंट वहां पे चला जाएगा और वहां पे पेनाउ प्रणाली जो भी वहां का ऑनलाइन सिस्टम होगा उसमें उसे शो कर देगा कि भाई उनके अकाउंट में पैसे आ गए। मतलब विद इन 1 सेकेंड के अंदर आपकी इंडियन करेंसी सिंगापुर की करेंसी में कन्वर्ट होकर उनके अकाउंट में शो कर जाएगी। तो ये रियल टाइम में होता है। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस का एक फायदा हुआ है। साथ ही अगर हम देखते हैं दोनों पक्षों या दोनों पक्ष मतलब भारत और आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास और नौसैनिक बंदरगाहों पर कॉल के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आतंकवादी रोधी, साइबर सुरक्षा आदि सुनिश्चित करने पर सम्मेलन में सहमत हुए। जैसे आसियान भारत का समुद्री अभ्यास भी देखने को मिलेगा। और तो और आसियान सहयोग के लिए भारत की एक 10 सूत्री योजना भी सामने आई। तो भारत की तरफ से मोदी जी ने आसियान के साथ सहयोग करने के लिए 10 सूत्री प्लान भी दिया, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025 मनाने के लिए भारत संयुक्त पर्यटन गतिविधियों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है चागोस द्वीप के बारे में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी न्यूज में आया था। चागोस द्वीप एक्चुअली है कहां पे, ये इंडियन ओशन में है। देखा जाए तो ये मॉरिशस के ही ऊपर जो है कि इसकी मतलब मॉरिशस का ये हिस्सा था, लेकिन औपनिवेशिक कॉलोनियों ने को जब छोड़ा जा रहा था यूके के द्वारा तो बहुत ज्यादा गद्दारी की। जैसे यूके वालों ने क्या किया, इंग्लैंड ने तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। ठीक इसी प्रकार से मॉरिशस को तो आजाद किया, लेकिन मॉरिशस का जो चागोस द्वीप था उस पर अपना अधिकार बनाए रखा, आज तक बनाए रखा। तो अब उसी को लेकर चर्चा है। ब्रिटेन यानी यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता अब मॉरिशस को सौंपने पर 4 अक्टूबर 2024 को सहमति जता दी। अर्थात जिस समय मॉरिशस को आजाद किया गया था उस समय इन्होंने चागोस द्वीप को छोड़ के बाकी सारा मॉरिशस आजाद कर दिया और चागोस के ऊपर अपनी ही संप्रभुता को रखते थे। लेकिन अब वो भी मॉरिशस को दे दिया कि भाई मॉरिशस ही अब इस पे शासन करेगा, और जिससे यूनाइटेड किंगडम के अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश पर लंबे समय से चल रहा विवाद भी समाप्त हो गया। यानी ये अब इसका आखिरी और अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश था। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को स्वतंत्रता देने से पहले ही चागोस द्वीप समूह को अवैध रूप से मॉरिशस से अलग कर दिया था। तो ये तो इनकी नीति थी दोस्तों, फूट डालो राज करो की नीति। भारत को ही देख लो, कई टुकड़ों में तोड़ा इन्होंने। अफगानिस्तान अलग किया, नेपाल अलग कर दिया, बर्मा अलग किया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। बहुत सारे हिस्से जो है कि भारत से अलग हुए। ये इन्हीं की नीतियों का परिणाम था। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी इन्होंने इन नीतियों पर काम किया।
और एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, डियागो गार्सियो का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक आइलैंड है जिसपे यूएसए का कंट्रोल होता है हिंद महासागर में। तो चागोस द्वीप पर 60 से अधिक द्वीपों का जो कि एक समूह है, इसको मॉरिशस को वापस देने के बाद भी डियागो गार्सियो की संप्रभुता 99 वर्षों की अवधि के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के पास बरकरार रखी गई है। अर्थात अभी तक जो डियागो गार्सियो पे अमेरिका राज करता था, अपने सैनिक मिलिट्री बेस को तैयार करता था, अब वहां पे ब्रिटेन भी 99 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट करके इस पे रहना शुरू कर दिया, यानी अपना कंट्रोल रखेगा। लेकिन चागोस द्वीप को उन्होंने मॉरिशस को सौंप दिया। तो प्रश्न बन सकता है कि अभी चागोस द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है, इस पे किस देश की संप्रभुता आई है? तो वहां पे आसपास के जो देश है ना, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, या फिर कोमोरोस हो गया, सेशल्स हो गया, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा कि किसकी इस पे संप्रभुता स्थापित हुई है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं, भारत और कोलंबिया के बीच ऑडियो विजुअल आपका सह उत्पाद समझौता हो चुका है। यानी भारत और कोलंबिया, कोलंबिया कहां का देश है पता है आपको? साउथ अमेरिका में पड़ता है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया ने 15 अक्टूबर 2024 को ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के फिल्म उद्योगों के बीच अब सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह समझौता भारत के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा कोलंबिया के विदेश मामलों के उप मंत्री जॉर्ज एनरिक रोजस रोड्रिग्स के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। तो भारत की तरफ से कितने हस्ताक्षर किया? सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। आप देखते हो बहुत सारी मूवीज में आप देखोगे कि स्पेन का जो सिनेमेटोग्राफ होता है, या फिर यूएस का होता है, कनाडा का होता है, यूके का भी होता है। तो यहां पर आप ऐसे ही नहीं जाके पिक्चर बना लोगे, यहां के सीन को लेने के लिए, यहां पे मूवी शूट करने के लिए 2-4 मिनट 10 मिनट का जो भी सीन होता है, इसको शूट करने के लिए आपको पहले से इंडिया और उन देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने कोलंबिया का शायद नहीं देखा होगा कोई भी सीन आपकी मूवीज में, लेकिन अब धीरे धीरे कोलंबिया का भी आपको देखने को मिलेगा जहां पे शूटिंग होगी, क्योंकि भारत का एग्रीमेंट हो चुका है। ऑडियो विजुअल मतलब मूवीज का एग्रीमेंट हो गया कि हम यहां पर आके बना सकते हैं। कोलंबिया वाले भी इसी तरीके से भारत में आके मूवीज वगैरह बना सकते हैं। समझ में आ गया? और इससे क्या क्या फायदा होगा? इस समझौते से भारतीय और कोलंबियाई जो फिल्म मेकर होते हैं, फिल्म निर्माता होते हैं, वो एक दूसरे के देशों में फिल्म शूट कर सकेंगे, जिससे रचनात्मकता, वित्त और मार्केटिंग के क्षेत्र में संसाधनों को साझा किया जा सकेगा। और कोलंबिया दुनिया का 17वां ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता किया है। अर्थात भारत से बाहर अभी तक आप केवल 16 देशों की वीडियो में मतलब मूवीज में सीन देख सकते थे। जिन 16 देशों के साथ भारत का एग्रीमेंट हुआ था वहां पे जाके शूटिंग की जा सकती थी, लेकिन अब 17 नंबर पे कोलंबिया भी इसमें आ चुका है। क्लियर होगी बात? चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की 3 अफ्रीकी देशों की सफल यात्रा की बात करें, क्योंकि अभी लेटेस्ट इनकी यात्रा है। हालांकि वैसे तो एग्जामिनर का ध्यान प्रधानमंत्री की यात्राओं पे होता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है, लेकिन लेटेस्ट वाली घटना है अक्टूबर की, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अल्जीरिया, मारितानिया, मलावी, इन तीनों की अपनी देशों मतलब इन अपनी 3 देशों की यात्राओं को पूरा किया और 20 अक्टूबर को ये भारत वापस लौट आई। पहला प्रश्न बन सकता है कि अल्जीरिया की सीमा किससे साझा होती है? तो आप कह सकते हो भूमध्य सागर से साझा होती है। मारितानिया की किससे साझा होती है? तो आप कह सकते हो कि अटलांटिक ओशन से साझा होती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। मलावी की अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि मलावी एक तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है। कौन सी कंट्री? लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इस तरीके से 3 यात्राएं पूरा की। अंतिम चरण में ये मलावी में इन्होंने यात्रा की और फिर वहां से भारत वापस आ जाती हैं। क्या क्या इनकी यात्रा रही? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और मलावी के राष्ट्रपति चकवेरा ने विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें कला और संस्कृति, युवा मामले, खेल और फार्मास्यूटिकल सहयोग पर समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये तो लाइन बस आपको जानने के लिए कि किस प्रकार के एग्रीमेंट हुए। अगर सीधे प्रश्न बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा की, उनमें से कौन सा एक देश नहीं है? तो मारितानिया ऑप्शन में आ जाएगा, अल्जीरिया आ जाएगा, लीबिया आ जाएगा, मलावी हो जाएगा। तो लीबिया यहाँ पे नहीं रहेगा। साथ ही साथ मुर्मू जी ने इस दौरान मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर की स्थापना में भारत सरकार के समर्थन की घोषणा की है कि इसको निर्मित करने के लिए भारत सरकार क्या करेगी? आपको सहयोग देगी। और जब इतना फोकस हो रहा है तो इन देशों की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। तो मलावी की जो राजधानी है वो लिलोंग्वे होती है। क्या राजधानी है? लिलोंग्वे। इसी तरीके से अगर हम अल्जीरिया की राजधानी पूछें, जो कि एक तटीय क्षेत्र है, तो अल्जीयर्स हो गया। मॉरिटानिया की बात करेंगे तो इसकी भी राजधानी क्या है? ये नौकोट होती है, नौकोस्ट। ठीक है, अगर हम लिखने की बात करें स्पेलिंग की तो NOUAK, इसके बाद आ जाएगा CHOOT। ये भी अटलांटिक ओशन में क्या हो जाएगी? कोस्टल रीजन की राजधानी हो जाएगी। तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए जब भी अगर किसी देश की यात्रा की जा रही है। तो
अब आगे इसी में हम और चीजों को देख लेते हैं। अल्जीरिया की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अल्जीयर्स की सीदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया। तो कहां पे? अल्जीयर्स अल्जीरिया की राजधानी, जो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में इसकी राजधानी है, और यहाँ के सीदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय के द्वारा पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अल्जीरिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति ने भारत के यहाँ की यात्रा नहीं की थी। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे हम अगले टॉपिक पे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एशिया पावर इंडेक्स। हालांकि मैंने इसको आई दृष्टि में कराया था, लेकिन वहां पे कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मिसिंग थे, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर भी कवर करने की कोशिश की है। यहां अगर आप देखोगे तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया पावर इंडेक्स 2024 में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया। देखा जाए तो दोस्तों भारत लगातार जापान के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कई मामलों में हमने जापान को पीछे छोड़ा है। फिर चाहे वो आपके सोलर एनर्जी में हो तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ते तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, या फिर एशिया पावर इंडेक्स को ले लीजिए तो यहां पर भी जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पर है। तो पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का यह संकेत है कि अब जापान जैसे देश को, जो कि बहुत ही पैसे वाला देश माना था भारत के सापेक्ष, उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसको जो जारी करने वाली संस्था है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिसे लॉवी इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसके द्वारा सितंबर 2024 में जारी की गई 2024 एशिया पावर इंडेक्स, जहां पे अमेरिका 81.7 अंकों के साथ पहले स्थान पे है कि इस क्षेत्र में अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरे में चाइना आता है 72.7 अंकों के साथ, जो कि दूसरे नंबर पे, और इंडिया 39.1 अंकों के साथ भारत तीसरे नंबर पे है, जबकि जापान अब 38.9 अंकों के साथ अब जापान चौथे स्थान पे है। गौर से अगर आप देखो तो मुश्किल से भी मुश्किल 0.20 का अंतर है, यानी 39.1 पे भारत है और 38.9 पे जापान है। तो कहने के लिए तो चौथे नंबर पे आ गया जापान, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया आपके 5वें नंबर पे है और रूस आपका 6ठे नंबर पे है। तो कौन कौन से देश हो गए क्रम वाइज? अमेरिका पहले नंबर पे, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत, चौथे पे जापान, 5वें पे ऑस्ट्रेलिया और 6ठे पे आपका रूस। तो ये एशिया पावर इंडेक्स के अंतर्गत रैंकिंग की गई है। अब इसी के साथ अगर आप देखोगे कि एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया। पहली बार ऐसा था कि इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर लेस्ते को भी शामिल किया गया, जो कि दिल्ली इसकी राजधानी है, और ये अभी आसियान का कौन सा मेंबर बना है? 11वां मेंबर बन गया है। क्लियर है यहाँ पे ये बात? चलो जी आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 21 से 23 सितंबर 2024 तक अमेरिका की यात्रा की। कहां की? अमेरिका की यात्रा। और ये यात्रा किस तरीके की थी? क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया गया। अब देखिए क्वाड क्या है? इंटरनेशनल एक संगठन है जिसमें भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इसकी बैठक के साथ साथ अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी भारत के द्वारा की गई है। और अगर हम देखें कि ये तो आपका छठा जो क्वाड शिखर सम्मेलन था, ये कहां पे आयोजित हुआ? तो 21 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ और अमेरिका के विलमिंगटन डेलावेयर में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें कौन कौन शामिल हुआ? तो देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए, क्योंकि तब तक डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन भी नहीं हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा नाम याद रखना, और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। तो 4 देशों का यह संगठन है क्वाड की। अगर हम बात करें तो यहां से चारों देश शामिल होते हैं। क्वाड नेताओं की शिखर बैठक के बाद जारी क्वाड के साझा बयान में सर्वाइकल कैंसर, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा परिषद सुधार यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ की है, बंदरगाह, सेमीकंडक्टर समेत कई मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने की घोषणा की गई। अर्थात क्वाड के नेताओं ने सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पे फोकस किया, समुद्री सुरक्षा पे फोकस किया, अंतरिक्ष पे, सुरक्षा परिषद सुधार, बंदरगाह, सेमीकंडक्टर समेत कई मुद्दों पर इन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने की भी घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे आप देखोगे कि यहाँ पे क्वाड कैंसर मून शॉट की बात की गई, क्योंकि क्वाड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्वाइकल कैंसर, जैसे कैंसर तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने सर्वाइकल कैंसर पे ज्यादा फोकस किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैंसर मूनशॉट क्या होता है। क्वाड शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड कैंसर मूनशॉट की घोषणा की। किसने की इसकी घोषणा? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव नहीं था, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का था, और जिसकी शुरुआत सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर से होगी।
दुनिया भर में कैंसर को खत्म करने के लिए, खत्म नहीं मतलब खत्म होना चाहिए ना, खत्म करने के लिए कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंद प्रशांत देशों के लिए 4 करोड़ वैक्सीन की डोज देने और कैंसर से लड़ने में मदद करने के लिए रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमताओं के निर्माण के लिए 62.61 करोड़ रुपए के अनुदान देने का वादा किया। तो मोदी जी ने बड़े बड़े जो है कि वादे कर दिए। क्या वादे किए कि भाई सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए हम हिंद प्रशांत जो क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं वहां पे 4 करोड़ वैक्सीन देंगे, रेडियोथेरेपी उपचार देंगे, साथ ही साथ 62.61 करोड़ रुपए भी देंगे, जिससे हम कैंसर से लड़ने की और क्षमताओं को मजबूत कर सकेंगे। इसी में एक समुद्री पहल शुरू की गई है जिसका नाम है मैत्री। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। अगर देखा जाए तो इन्हीं 4 देशों के बीच में मालाबार अभ्यास भी होता है, लेकिन मैत्री जो एक समुद्री पहल है जो पहली बार होगी और इनमें इन चारों देशों को शामिल किया जाएगा जो समुद्री पहल होगी। 2025 में अगर हम देखें तो भारत की क्वाड अध्यक्षता के दौरान उद्घाटन मैत्री कार्यशाला की मेजबानी भी करेगा। तो देखा जाए तो अगली साल भारत के पास 2025 में क्वाड की अध्यक्षता आएगी। इस बार अमेरिका के पास थी, इसलिए अमेरिका में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसी दौरान जब भारत ने द्विपक्षीय वार्ता की अमेरिका से, तो भारत ने कहा कि हम अमेरिका के बोस्टन शहर और लॉस एंजलिस शहर इन दोनों में हम अपने क्या करेंगे, नए वाणिज्य दूतावास को ओपन करेंगे। बोस्टन की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास पड़ता है, जो कनाडा से थोड़ा सा नीचे हिस्सा आता है, न्यू फाउंडलैंड वगैरह के पास। वहां पे बोस्टन टी पार्टी, जो आपने वर्ल्ड स्टीम पढ़ी होगी, चाय की लूट, ये वाली कहानी पढ़ी होगी, और लॉस एंजलिस को भी आपने सुना होगा। तो इन दोनों ही शहरों में भारत अपना नया वाणिज्य दूतावास ओपन करेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं डेनमार्क, दुनिया का अजीबोगरीब निर्णय लेने वाला देश हुआ, जिसने पशुपालन पर भी कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश हो गया दुनिया में। हाल ही में डेनमार्क ने पशुधन जिसकी लाइव स्टॉक पर कार्बन कर लगाने का निर्णय लिया है और इस प्रकार पशुधन पे कार्बन कर लागू करने वाला ये दुनिया का पहला देश हो गया है। यह कदम डेनमार्क ने इसलिए उठाया क्योंकि उसको 2045 तक कार्बन तटस्थता यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है। हालांकि भारत का भी कुछ इसी तरीके का लक्ष्य, लेकिन वो 2070 तक है। अब भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, उसकी जरूरतें बहुत अधिक है, इसलिए 2070 तक हम अचीव कर पाएंगे। डेनमार्क छोटा सा देश है, छोटी सी संख्या है, तो वो जल्दी अचीव कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने 2045 तक का टारगेट लिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है कि 2030 से मवेशियों और सुअरों से होने वाले मीथेन गैस उत्सर्जन पर 300 क्रोनर, जो कि वहां की स्थानीय मुद्रा है, जिसे लगभग $43 प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष की दर से लगाया जाएगा। अब होता क्या, जैसे अगर आप देखोगे अपने यहाँ भी गाय भैंस बकरी जो भी आपके मवेशी होते हैं जानवर, जब वो खाना पचाने के लिए बैठकर मुंह चलाते हैं, ठीक है, तो उनके मुंह से झाग निकलती है और उस झाग में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस तरीके से जितने भी मवेशी है इन पर भी दर लगेगी, क्या, टैक्स। अब जो मवेशी को पालने वाले लोग होंगे वो उन पे जो है कि टैक्स पे करेंगे। और यह समझौता डेनमार्क ने अकेले नहीं किया, बल्कि डेनमार्क सरकार ने पशुधन किसानों से भी मिले, उद्योग और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से भी बात की, तब जाकर ये नियम लेकर आया गया है। यानी पशुधन के जो किसान हैं वो भी चाहते कि हाँ सर बिल्कुल, हम डेनमार्क को अगर कार्बन न्यूट्रल करना चाहते तो हम अपना योगदान पूरा देंगे। अगर हम जितने भी पशु पाल रहे हैं, अगर हमने इतना जो है कि प्रति टन CO2 अगर हम उत्सर्जित कर रहे हैं, तो हम आपको बिल्कुल $43 का टैक्स भी देंगे। और यही चीज उद्योग व्यापारियों ने भी कहा है। और इस कार्बन कर से प्राप्त जो भी राजस्व होगा उसे कृषि उद्योग के इकोसिस्टम परिवर्तन में पुनर्निवेशित किया जाएगा। कितना अच्छा आइडिया है दोस्तों, बिल्कुल है। भारत में भी इस कर को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक लाइव स्टॉक वाला देश है, जिसमें सबसे अधिक पशुधन है। भारत के पास जनसंख्या बहुत है। भारत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने में दुनिया में तीसरा देश है। तो इस प्रकार का आप टैक्स लगाइए ताकि आप लोगों से कुछ पैसा लीजिए। अब कौन देगा? जिस किसान के पास केवल एक गाय या एक भैंस है, 2-4 भैंस होगी, वो इतना पैसा भी नहीं कमा रहा है कि वो टैक्स पे करे, और ना ही उनके जानवरों के द्वारा इतना कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित हो रहा होगा कि वो प्रति टन CO2 उत्सर्जित कर जाए। ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है कि व्यापारी हैं जो गाय भैंस वगैरह की व्यापार करते हैं, उनके पास हजारों हजार की संख्या, 500 की संख्या में है, तो उनके पास बड़ी इनकम आ रही है, तो वो टैक्स भी दें और उस टैक्स का प्रयोग कृषि में ही इनोवेट करने के लिए किया जाए। जैसे एग्रीश्योर स्टार्टअप जो मैंने पढ़ाया था इकोनॉमी में, ऐसी चीजों में फंडिंग की जा सकती है। तो बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। विदेशों से कुछ आइडिया हम लेकर इंप्लीमेंट अगर हम करें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, तो काफी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले नेपाल 101वां देश, पराग्वे आपका 100वां देश हो चुका है। देखो 9 सितंबर 2024 को नेपाल ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन चुका है।
नेपाल के प्रभारी सुरेंद्र थापा ने नई दिल्ली में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकारियों को अनुसमर्थन अपना पत्र दे दिया कि हम इसके मेंबर बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले पराग्वे की बात करें, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, इसने भी आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें सदस्य के रूप में सदस्यता ले ली थी 26 जून 2024 को। और इससे भी पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने एक लिखा है कि स्पेन 99 नंबर पर सदस्य बन चुका था। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो पेरिस में जब जलवायु सम्मेलन COP21 हो रहा था, तब भारत और फ्रांस के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने पेरिस में ही 2015 में इसकी स्थापना की, जिसमें अगर आप देखोगे कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच आने वाले सभी देशों को इसका सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस गठबंधन की स्थापना के बाद से अब तक 119 देशों ने इस फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से सदस्य बनने के लिए केवल 101 देशों ने सहमति दी। तो स्पेन हो जाएगा 99 नंबर पे, 100 नंबर पे हो जाएगा आपका पराग्वे हो जाएगा, ठीक है, और 101 नंबर पे आपका हो जाएगा नेपाल। अच्छा, पराग्वे की अगर मैं बात करूं तो पराग्वे आपका एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो अर्जेंटीना, बोलीविया और ब्राजील से लैंडलॉक्ड है, जबकि इसका दूसरा भाई है उरुग्वे, जो साउथ अटलांटिक ओशन अर्जेंटीना और ब्राजील से बाउंड्री शेयर करते हुए समुद्र से भी सीमा साझा करता है। समझ में आ गई ये चीजें? देखो, इस तरीके से आपको चीजें मैं कवर करा रहा हूं कि बस आपका जो है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन। देखो, ये आप शिखर सम्मेलन पढ़ रहे हो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था एससीओ का, वो क्या पढ़ा था दोस्तों? वो आपका शिखर परिषदी, मतलब कि वहां पे परिषद का था, काउंसिल का था, लेकिन ये शिखर सम्मेलन है। इसकी बात करें तो एससीओ, जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसका 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में था, कजाकिस्तान की राजधानी, और 3 से 4 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया, जहां पे कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायव की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया था। और सदस्य राष्ट्रों में अगर आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ, रूस शामिल हुआ, चीन भी शामिल होता है, कजाकिस्तान शामिल होता है, किर्गिस्तान शामिल हुआ, ताजिकिस्तान भी यहाँ पे शामिल हुआ, और पाकिस्तान भी शामिल हुआ, साथ ही साथ भारत भी शामिल हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 10 मेंबर यहाँ पर भी आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो ईरान की तरफ से अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से भी लोग शामिल हुए, और ये 9वें देश के रूप में, लेकिन एक नए 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को इसमें शामिल कर दिया गया, और यहां से इसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको शामिल हुए। पहली बार शामिल हो रहे हैं बेलारूस, पहली बार ये सदस्य बने हैं, तो इसलिए इसके राष्ट्रपति का भी नाम याद होना चाहिए। बाकी अगर आप इसकी लोकेशन को भी याद रख लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बेलारूस कहाँ पे? यूक्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो रसिया से बाउंड्री शेयर करता है, जो लाटविया वगैरह के देश पाए जाते हैं वहां पे। हालांकि है ये भी लैंडलॉक, लेकिन अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी होती है मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क, MINSK, ये इसकी राजधानी है। ठीक, तो इस तरीके से ये सब शामिल हुए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके, बल्कि यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया। और यही जो इस्लामाबाद में हुई थी परिषद की बैठक, तो वहां पर भी हमारे विदेश मंत्री गए थे, भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे, क्योंकि घरेलू स्तर पे चुनाव चल रहे थे, उनकी चुनावी रैलियां थी, इस वजह से वो नहीं जा पाए। अगर देखा जाए बेलारूस के बारे में, तो बेलारूस को आधिकारिक तौर पे इस संगठन की सदस्यता का उद्घाटन समारोह में ही दिलाई गई थी। बेलारूस इस समूह का अब 10वां सदस्य हो चुका है। थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्रीविंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इस वर्ष की थीम है। और यही चीज अगर मैं कहूं आपसे कि एससीओ के साथ ब्रिक्स में भी 10 सदस्य हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एससीओ 2025 का जो आयोजन होगा वो चीन में होगा। अभी कहाँ पे हुआ है एससीओ 2024 में, जो 24 नंबर पे था, ये कजाकिस्तान में आयोजित हुआ, अस्ताना में आयोजित हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमी को। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इंटरनेशनल रिलेशन के, जिसकी पीडीएफ मैं आज शाम में 5 साढ़े 5 बजे तक हर हाल में पोस्ट कर दूंगा, या उससे पहले भी पोस्ट हो जाएगी। टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जितनी पीडीएफ हैं जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स की, वो सब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आई दृष्टि करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट होगी, जहां आई दृष्टि मैंने कंप्लीट कराई है पूरी सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ रिवीजन सीरीज भी चलाई है, और इसी तरीके से हमने घटनासार की भी चलाई है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक।
अब इसमें हम लोग इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे बल्कि यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। इकोनॉमी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट मैं करा दूं। ठीक है, तो 3 क्लासेस टोटल रहेंगी और यहां से आपका जुलाई से नवंबर तक का पूरा अपडेट भी हो जाएगा, या फिर लास्ट में एक क्लास में संक्षिप्तियों पे ले लूंगा, जो आगे के जो सूक्ष्म बिंदु होते हैं उस पर हम लोग एक क्लास कर लेंगे। इकोनॉमी अगर मैं कराता तो ये क्लास 1.5 घंटे की हो जाती और फिर आपके लिए करंट अफेयर्स बोरिंग हो जाता। तो यूपी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में इकोनॉमी कवर कर लेंगे पूरा कंप्लीट। यहां पर देखोगे उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 23 अगस्त 2024 को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इस मीडिया नीति के तहत क्या क्या कहा जाएगा, जहां आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर काम करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो फर्म हैं, इनके विज्ञापन के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं अभद्र, आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान कर दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को अगर आप लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए भी बनाते हैं नीति, तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके तहत लोगों को रोजगार मिलने वाला है। कैसे, अगर आप देखोगे इसके तहत एक्स यानी ट्विटर का जो नया नाम है एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित अगर आप कंटेंट बनाते हो, वीडियो बनाते हो, ट्वीट करते हो या पोस्ट डालते हो या रील को प्रदर्शित करते हो, तो इससे संबंधित एजेंसियों फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा और इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी किया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है ना, जिसके जितने भी फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उस आधार पे उनको जो है कि प्रति माह, ध्यान देना, प्रति माह 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं कि एक्स अगर कोई चला रहा है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर या संचालक, इन्फ्लुएंसर, जो ऐसे लोग हैं जो सही मायने में सरकार के जो है कि योजनाओं को बताएंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, सरकार के बारे में सकारात्मक चीजों को प्रेजेंट करेंगे, तो उनको सरकार कुछ ना कुछ प्रति माह धनराशि भी देगी उनकी कैटेगरी के वाइज। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले, नरेंद्र मोदी जी ने भी जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर थे, चाहे वो यूट्यूब के हो या फिर इंस्टाग्राम के, ट्विटर को, उनके साथ भी जो है कि क्या किया, उनको प्राइज दिया, अवार्ड दिया और साथ ही साथ सरकार के साथ योजनाओं को भी साझा किया गया। तो एक नया तरीका है, क्योंकि आजकल लोग टीवी पर कम है, टीवी पर ओल्ड एज के लोग ज्यादा हैं। हमारे माता पिताजी टीवी पर न्यूज सुनते हैं जहां पे सरकारों की उपलब्धियां गिनाई जाती है, लेकिन हम जैसे जो यूथ हैं वो यूट्यूब पे टिके हुए, इंस्टाग्राम पे टिके हुए, ट्विटर पे टिके हुए, तो यहां तक भी सरकारों को अपनी योजनाओं की पहुंच लाने के लिए इन सभी योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। अभी अगर आप देखोगे कि अभी सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस के द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है और अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति भी ला रही है। तो अभी तक जो होता है वो आईटी एक्ट के तहत होता है, 66E और 66F। साथ ही साथ इसमें लिखा है कि अगर आप दोषी पाए जाते हो तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, यानी कि न्यूनतम 3 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही अगर आप देखोगे नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें, प्रदेश के 5 शहरों को आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जैसे इसमें 5 शहर कौन से होंगे, तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया। ये 5 प्रमुख शहर ऐसे हैं जिनको आईटी सिटी के रूप में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीएस का हब बनाया जाएगा, जबकि लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार किया जाएगा और मशीन लर्निंग का हब भी बनाया जाएगा लखनऊ को। तो आईटी और आईटीएस का हब गौतम बुद्ध नगर बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब लखनऊ बनेगा। कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स के लिए सेलेक्ट किया गया है। वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट अर्थात ER&D के सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जाए। तो ये 5 जो आईटी सिटी है उनके कार्य भी बता दिए गए हैं कि भाई मशीन लर्निंग कहाँ पे होगी, लखनऊ में होगी, AI कहाँ पे होगा, लखनऊ में होगा, रोबोटिक्स और ड्रोन कहाँ पे होगा, कानपुर में होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप अगले पॉइंट की ओर देखेंगे कि नोएडा को ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का ये पहला कमिश्नरेट हो गया। जैसे इस समय वर्तमान में यूपी में लगभग 7-8 कमिश्नरेट प्रणालियां चलती जहाँ पे, उनमें से नोएडा ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला बन गया। 9 अगस्त 2024 को गौतम बुद्ध नगर, जिसे इन शॉर्ट हम लोग नोएडा भी कहते हैं, हालांकि नोएडा की एक अलग ही फुल फॉर्म है जिसमें लिखा होता है, आप इसकी फुल फॉर्म को बता सकते हो, अदरवाइज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसी से संबंधित इसको कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा कमिश्नरेट को आधिकारिक तौर पे ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया है। किससे? गुणवत्ता प्रबंधन। और यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये राज्य का पहला कमिश्नरेट भी बन गया है। रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें यह सम्मान कमिश्नरेट की विश्वसनीय
विश्व स्तरीय सेवाएं, विश्व के स्तर की सेवाएं हो गई, कुशल समस्या समाधान प्रणालियों, मजबूत प्रशासनिक प्रथाओं को मान्यता देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय। हालांकि इसको मैंने आई दृष्टि में भी ऑलरेडी पढ़ाया है, चर्चित वाली जो संक्षिप्तियां, लेकिन यहाँ पर भी मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो कि हमारे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं संपूर्णानंद जी, उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी खोली गई थी। इसके मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण होगा, जहां पे वेदों के द्वारा जितना भी हमारा विकास किया गया वेद शास्त्रों के द्वारा, उन सभी के बारे में जानकारी होगी। आधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। और जिस दिन इसका उद्घाटन किया गया, मतलब वहां पे जो शुभारंभ किया गया, उसी समय जो है कि मोदी जी ने बनारस में ही 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान किए हैं। सोनभद्र की बात करेंगे तो सोनभद्र की जो पुलिस लाइन है, इसको पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन दिया गया है। सोनभद्र पुलिस लाइन अब पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस लाइन बन गई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा अगस्त 2024 में ISO 9001 2015 का प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। अगर हम यहीं पे बात करें, सोनभद्र में सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सोनभद्र जिले के प्राचीन सलखान जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में पेश किया था। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि इस बैठक में जो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई थी, यहाँ पे हमें भारत का 43वां जो है कि विश्व धरोहर स्थल मिला। मोइदम्स असम के अंतर्गत चराई देव मैदान में पाया जाता है। तो ये मोइदम्स क्या होते हैं? ये आत्माओं के घर होते हैं। जो राजा होते हैं उनके मरने के बाद उनके लिए घर बनाया था। इसकी कहानी मैंने नेशनल इंटरनेशनल में पढ़ा रखी है बहुत डिटेल से, वहां देख लेना। तो यूपी की तरफ से सलखान जीवाश्म पार्क को भी प्रपोजल के रूप में दिया गया था। हालांकि इसको ही दूसरे नाम से आप सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में भी जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि ये जीवाश्म पार्क सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल और स्ट्रेमेटोलाइट प्रकार के होते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का तथ्यसार पढ़ेंगे जो वन लाइनर टाइप का है, जिसपे हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नया पुराना सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो आई दृष्टि में पढ़ा हो चाहे आपने घटना सार में पढ़ा हो। एक एक पॉइंट को डेली पढ़ते मतलब पूरा कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला रेल व रोड सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई? कहां पे रेल और रोड सिग्नेचर ब्रिज? तो वाराणसी में गंगा नदी पर बनेगा। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कौन सा? हिंदी भाषा संग्रहालय देश का कहां स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देश के 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 15 अगस्त 2024 को युवाओं के लिए रोजगार हेतु किस योजना की घोषणा की गई? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, जिसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा भी दिया है आपको। प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहां पर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया? स्किन बैंक तो हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में होगा। उत्तर प्रदेश के लिए हाल ही में किस निगम द्वारा वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की गई, यानी एक इंडिया एक टिकट के रूप में? तो ये हो जाएगा भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम NCRTC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाने की नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं, एक आगरा शामिल है और एक प्रयागराज शामिल है। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी कि आगरा और प्रयागराज दोनों ही शामिल है यहाँ पे, जो मैंने 12 सिटीज पढ़ाई थी, जिसमें बिहार का गया शामिल है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का वह छात्र जिसकी टीम सामर्थ्य द्वारा निर्मित चंद्रयान 4 के रोवर मॉडल को 28 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, तो कार्तिक पांडे। चंद्रयान 4 मिशन मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था रिवीजन सीरीज में आई दृष्टि में, कि जो किस चीज का प्रदर्शन करेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का कि चंद्रयान पे लैंड भी करेंगे हम चंद्रमा पे, और वापस जो है कि हमारा जो रॉकेट होगा प्रक्षेपण यान, वो वापस पृथ्वी की कक्षा में वापस प्रवेश कर जाएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र ने, जिन्हें 16 सितंबर 2024 को कनाडा के टोरंटो में राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से $75,000 राशि का वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएंगे आपके पंकज मिश्रा। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 28 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया? तो कृषि सखी स्कीम। अगस्त 2024 में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए? तो 8 है।
3 सितंबर 2024 को किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बबीता चौहान। ये चीज मैंने आपको आई दृष्टि में भी पढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश में किस कंपनी ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? तो टाटा पावर ने शुरू किया घर घर सोलर पहल। हर घर पे सोलर पैनल जो है कि सब्सिडी के साथ प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 से 5 सितंबर 2024 को सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया गया? तो लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में। कहां पे किया गया? ये लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल को शुरू किया? तो मित्र वन पहल। हालांकि मैंने बताया था कि भारत सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पे मित्र वन, शक्ति वन, वाल वन, इस तरीके के 3-4 प्रकार के वन स्थापित किए गए। भारत के निजी क्षेत्र के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। और कहां पे किया है? ये कानपुर में किया, जिसमें 2 यूनिट लगेंगी जो अडानी एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैश्विक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो वाराणसी में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को कहां पर एशिया के पहले जटायु राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत जो भारी वैसी जगह है महाराजगंज जिले के अंतर्गत, तो इसमें आएगा। वन क्षेत्र की बात करेंगे तो गोरखपुर का जो वन क्षेत्र होगा, लेकिन अगर जिले की बात करेंगे तो महाराजगंज होगा इसका आंसर। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर फॉरेस्ट्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है? तो भैया गोरखपुर में खुलेगा। 24 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क के निर्माण की घोषणा की है? तो मेरठ में की है। 9 अगस्त 2024 को प्रदेश का कौन सा कमिश्नरेट ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना? तो ये भी बताया मैंने, गौतम बुद्ध नगर नोएडा हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला? तो सोनभद्र की पुलिस लाइन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? 18। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भाषा के विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? संस्कृत विद्यालय। हालांकि इसके लिए जो है कि पेपर में भी कटिंग आई थी, जिसमें हर एक बच्चे को 300 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। पेरिस में आयोजित विश्व पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था? प्रवीण कुमार ने जीता था। 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो जयंत खोत को। 1 सितंबर 2024 को किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी को, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मतलब इलाहाबाद में। और प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी गोरखपुर विश्वविद्यालय की थी, जहां पे वो समाजशास्त्र की प्रोफेसर थी, सोशियोलॉजी की। कक्षा को बिना बाधित किए छात्र संघ चुनाव के लिए देश का उपयोगी सॉफ्टवेयर जिसे हाल ही में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया, तो voting.mgug.ac.in। कहां के छात्रों ने बनाया ये? तो ये आपके गोरखनाथ विश्वविद्यालय। जून 2024 में कहां पर मिले बाघों की संख्या के प्रमाण के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। जबकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपका रानीपुर चित्रकूट का है, पीलीभीत का है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी का, और अमनगढ़ जो कि बिजनौर के अंतर्गत आता है। तो ये 4 ऑलरेडी थे और ये आपका 5वां शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया? तो 61,000 छात्रों का। और हालांकि ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के साथ रहेगा कि वो पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ ना कुछ रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में की गई है। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? तो बेव्यू प्रोजेक्ट ने जीता है। किसने? बेव्यू प्रोजेक्ट ने, जो नोएडा में क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के रूप में इसे डेवलप करेगा। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी के कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रारंभ किया? तो 10 लाख करोड़ की। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो ये संभल जिला हो जाएगा, जो आपका बिजनौर से नीचे देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देखोगे कि ये कल्की धाम जो मंदिर बन रहा है, ये भगवान विष्णु का कलयुग में 10वां और अंतिम अवतार के रूप में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण होगा, तो ये अयोध्या हो जाएगा।
आगे बात करते हैं यहाँ पे जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां यानी कि तैरता हुआ जो है कि होटल खोला है, इसका उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये अयोध्या में तो हनुमानगढ़ी मंदिर है, फेमस है वहां का। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया? तो मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में, और ये केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होगा और पहला गौ अभ्यारण्य बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया? तो डॉक्टर ऋतु वैज्ञानिक थी और नवीन उद्यमी है। डॉक्टर ऋतु जो है कि ये मंगलयान मिशन, जो मॉम मिशन छोड़ा गया था उससे संबंधित थी, और नवीन जो है कि आपके पहले यूनिकॉर्न देने वाले स्टार्टअप माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश 2024-25 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी के स्थापना के लिए घोषणा की गई? तो वाराणसी में। जो मैंने आपको बताया था कि निफ्ट के लिए कितना जो है कि बजट दिया गया है, 150 करोड़। अब जिसने भी मेरी आई दृष्टि को भी पढ़ा होगा तो उसे समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, ये सारे टॉपिक हमने उसमें कवर कर लिए। कुछ टॉपिक थे जो नए थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट दिया गया? शिक्षा के क्षेत्र को दिया गया लगभग 76,000 करोड़। सेकंड नंबर पे आपका ऊर्जा आता है, जहां पे लगभग 57,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 2024-25 का जो राज्य बजट प्रस्तुत किया, वो कितने करोड़ रुपए का था, जो अब तक का सबसे बड़ा था? हालांकि हर साल बड़ा होता है, तो आप इसको याद कर सकते हो, 736438 आपका ये नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया टोटल। तो इतना आपको याद रखना है। ये आपका पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, और अगली क्लास में आपको इकोनॉमी का सेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा संक्षिप्तियों का सेक्शन होता है, जो विविध वाला रहेगा, जिसमें आपके चर्चित व्यक्ति होंगे और स्थल होंगे, ऑपरेशन होंगे, मेला महोत्सव, समितियां, बैठक, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल, पुरस्कार, सम्मान, ये सभी चीजें आपकी अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके आगे अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक संक्षिप्त जो अद्यतन सार वाला होता है, उस पर मैं क्लास आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और इसकी पीडीएफ आपको 5 सवा 5 बजे तक टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।